Hello everyone. So today we will discuss about factor affecting HRM policies. So हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था HRM पॉलिसी. So HRM पॉलिसी क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं HRM पॉलिसी. पॉलिसी डिफाइन करती है व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉन एक्सेप्टेबल. एंड HRM पॉलिसीज़ किस लिए यूज़ की जाती है, यानी कि HRM पॉलिसी हमें एक क्राइटेरिया बताती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल है. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो डिसीजन होते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया डिफाइन करती हैं वो क्या होती हैं, हमारी HRM पॉलिसीज़. और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी एक्टिव रिसोर्सेज हैं, यानी कि मैन हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये पॉलिसीज़ हमें फॉलो करनी है, उनको बनाते टाइम क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं या फिर किस चीज़ को हमें सोचना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाने से पहले, यानी कि उनके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, इनको रिगार्ड में रखने के बाद ही हमें ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनानी होती हैं. सो हम वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट फिलोसफी. हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट की फ़िलोसफी को माइंड में रखना पड़ता है जब हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी पॉलिसीज़ को अफेक्ट करेंगी. अगर हमारी टॉप मैनेजमेंट को ही हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनानी है, सो उनकी फ़िलोसफी तो अफेक्ट करेगी ही ना. अगर वो वो क्या सोचते हैं, उनकी फ़िलोसफी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ बनेंगी, क्योंकि पॉलिसीज़ ही उन्हें बनानी है. सो उनमें क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि वो कितना सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं या कितना डिसेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाएंगे. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि ऑथराइजेशन क्या है, वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहेगा, सारे डिसीजन हमारी टॉप मैनेजमेंट लेगी. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को दे दिए जाते हैं. टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, उन्हें थोड़ा डेलीगेट कर देती है कि आप इस लिमिट तक डिसीजन आप ले सकते हो, उसके बाद क्या है हम ही लेंगे. सो इस चीज़ पे, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी पॉलिसी बनेगी कि अगर कितना सेंट्रलाइज है उसके, अगर हमारी फर्म सेंट्रलाइज है तो उसके पॉलिसीज़ अलग होंगी, डिसेंट्रलाइज्ड हैं तो उसकी पॉलिसी अलग होंगी. सो क्या इन्फ्लुएंस करता है कि सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है. ऐसे ही डेलीगेशन ऑफ पावर, कि डेलीगेशन ऑफ पावर है भी या नहीं. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड में हमने देख लिया. पावर जो है कि क्या पावर डेलीगेट करती है टॉप मैनेजमेंट नीचे मैनेजर्स को देती है, मैनेजर सबऑर्डिनेट को देते हैं, वर्कर्स को. क्या डेलीगेशन ऑफ पावर है, ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं. अगर डेलीगेशन ऑफ पावर है सो हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी किस वे में मेंटेन करेंगे, और अगर डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है तो हम पॉलिसीज़ डिफरेंट वे में मेंटेन करेंगे. ये भी हमें माइंड में रख के चलना पड़ता है. टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट इन मैनेजमेंट, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी कि हम मैनेजमेंट में सबऑर्डिनेट का क्या रोल समझते हैं, उन्हें कितनी फ्रीडम हमने प्रोवाइड कर रखी है कि वो हमें, जब हम डिसीज़न लेते हैं वो हमें सिर्फ सजेशन दे सकते हैं या फिर हम उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं. उनका क्या हमने रोल समझा हुआ है, सबऑर्डिनेट का रोल, क्योंकि सबऑर्डिनेट भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और पॉलिसीज़ हम किसके लिए बना रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. सो हमें उसे कंसिडर करके चलना पड़ता है कि रोल क्या है सबऑर्डिनेट का मैनेजमेंट में, जिसके अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बिल्डअप करनी होती हैं. सो मैनेजमेंट की फिलोसफी, यानी कि मैनेजमेंट इन तीन तरीकों को, इन तीन जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ पावर है या फिर रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, उन्हें किस वे में देखती है और उन्हें कैसे परफॉर्म कर रही है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम अपने HRM पॉलिसीज़ बनाते हैं. नेक्स्ट अफेक्ट करता है टाइप ऑफ वर्कफोर्स, कि जो वर्कफोर्स, यानी कि जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ किसके लिए है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, उनके मैनेजमेंट के लिए है. सो वो पॉलिसीज़ किससे अफेक्ट होंगी, टाइप ऑफ वर्कफोर्स से तो अफेक्ट होंगी ही ना, कि क्या नेचर है एम्प्लॉयज़ का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उनकी वीकनेस है. ये सब हमें देखना पड़ता है किस चीज़ से पहले, जब हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं. इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड, कि हमें क्या नीड है, किस टाइप की ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हमारे पास कैसी हैं, उनकी क्वालिटीज़, वीकनेस, सब कुछ हमें क्या है, टाइप ऑफ वर्कफोर्स की पूरी स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को. नेक्स्ट है यूनियन ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस. यूनियन क्या होता है, अब जितने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें वर्कर काम करते हैं, लेबर भी काम करते हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सारे लेबर लिटरेट हों,
कुछ इलिटरेट भी हो सकते हैं, और हर एक के पास अपराइजिंग का ऑप्शन नहीं होता, हर एक अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। सो यूनियन क्या होती है, वो लेबर यूनियन होती है कि कुछ रिप्रेजेंट करेंगे लेबर्स को। जैसे 100 लेबर हैं तो यूनियन में 5 मेंबर्स हैं जो उन 100 लेबर को रिप्रेजेंट करेंगे किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे, उनकी क्या नीड है, क्या वांट हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, किस चीज़ से उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, सब कौन रिप्रेजेंट करेगा टॉप मैनेजमेंट के सामने, यूनियन। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन होती है ना, वहाँ की पॉलिसीज़, क्योंकि यूनियन टोटली फेवर किस में होती है, लेबर के फेवर में होती है, वो किसके लिए वर्क करती है, एक तरीके से लेबर के लिए वर्क करती है। सो जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन होती है वहाँ की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, टाइट नहीं लूज़ होती हैं। और जिसमें यूनियन नहीं है, डायरेक्टली लेबर वर्क कर रहे हैं बट उनकी कोई यूनियन नहीं है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, टाइट होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप लेबर के साथ किस तरीके से इम्पोज कर सकते हो, क्या वर्क करा सकते हो। यूनियन क्या है, फेवर में बात करेगी लेबर के। तो यूनियन जब होगी तो हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी, लूज पॉलिसीज़ होंगी। अब यूनियन पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसीज़ कैसी होंगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर यूनियन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियन है उसकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होंगी, जिसमें लेबर यूनियन नहीं है उसकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होंगी, क्योंकि यूनियन क्या है, लेबर के फेवर में बोलेगी। तो जिसमें लेबर यूनियन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या होंगी, लूज पॉलिसीज़ होंगी, ईजी पॉलिसीज़ होंगी। बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ यूनियन, कितनी कैपेसिटी है यूनियन में, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी हमारी पॉलिसीज़ को, अगर कम है तो वो कम इन्फ्लुएंस करेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि लेबर के लिए बेनिफिट कुछ कराना या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या। जो हमारी ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव, उनका जो माइंड सेट है वो किसे अफेक्ट करता है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को, कि जिस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे टॉप मैनेजमेंट के सामने, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है टॉप मैनेजमेंट बनाएगी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़। प्रेशर टेक्निक ऑफ यूनियन, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक होंगी उतनी ज़्यादा मीन्स वो इन्फ्लुएंस करेंगी हमारी पॉलिसीज़ को। जैसे टेक्निक क्या हो सकती है, वो स्ट्राइक कर दें, लॉकआउट कर दें, काम करने से मना कर दें कि जब तक आप हमारी इतनी सैलरी नहीं बढ़ाओगे हम तब तक काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे रहेंगे। सो वो क्या, प्रेशर टेक्निक कैसी हैं उनकी, जितनी इफेक्टिव टेक्निक होंगी उतनी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करेंगी हमारी पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी अफेक्ट करेगा पॉलिसीज़ को। अब पॉलिसीज़ में हम सब कुछ डिफाइन करते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, वो क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, गाइडलाइन है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। सो ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। जितना अगर हम फाइनेंशियली वीक हैं तो हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी, उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम टाइट और इफेक्टिव पॉलिसी रख सकते हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बना रहे हो तो हमेशा वो इन्फ्लुएंस करेंगी। उससे मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये बताती है कि हम कितने इंसेंटिव अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकेंगे, कितना मनी हम अपनी वर्क फोर्स पे स्पेंड कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे। अगर हमारी ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो हम ज़्यादा बेनिफिट देंगे वर्कर्स को, उनको वेजेस ज़्यादा देंगे, उनकी लेबर क्या होंगे, सेटिस्फाई ज़्यादा होंगे। सो हमारी HRM पॉलिसीज़ एक किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट चीज़ क्या है कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, वो क्या है, पर्सनल पॉलिसी ऑफ कंपटीटर, कि कंपटीटर की HRM पॉलिसी क्या है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो अब मोनोपोली पाना उतना आसान नहीं है, कंपटीशन तो आपको फेस करना ही पड़ता है। और उस कंपटीशन में क्या होता है कि आपको हमेशा ये नीड रहती है कि आप अपने कंपटीटर से बेटर प्रूव करो कि आपका प्रोडक्ट, आपकी चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं कंपटीटर से। ऐसे ही HRM पॉलिसीज़ में जो भी कंपटीटर की पॉलिसी हैं उनको कंसिडर किया जाता है और ऐसा सोचा जाता है कि हम उनकी पॉलिसी से बेटर पॉलिसी बिल्डअप करें ताकि हमारे लेबर भी सेटिस्फाई रहें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव किया जा सके। सो हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ ऑफ कंपटीटर को भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो भी हमारी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम कैसी पॉलिसीज़ बनाएंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद फैक्टर अफेक्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग।